हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज टर्न है 31 से, ये पार्ट नंबर 4 है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो प्रैक्टिस सेट है, मीन्स जो सॉल्व पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसमें केवल यूपी टीजीटी पीजीटी नहीं है, नेट, जीआरएफ और ये सब जो डीएसएसबी और केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी और यूपीपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के पेपर हैं वो भी इंक्लूडेड हैं फ्रेंड्स। तो ट्राई कर रही हूँ कि सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस से बाहर हैं, उन क्वेश्चंस को हम छोड़ देंगे, बाकी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम केवल उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कमांड ऑफ विच पोएटिक डिवाइस इज द मार्क ऑफ अ जीनियस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग किस डिवाइस पर, किस पोएटिक डिवाइस पर हमारी कमांड होनी चाहिए जीनियस होने के लिए? आयरनी, मेटालेप्सिस, मेटाफर एंड जस्टिस। कमांड ऑफ मेटाफर पोएटिक डिवाइस इज द मार्क ऑफ जीनियस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा था कि मेटाफर पर सबसे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए जीनियस होने के लिए। एरिस्टोटल रॉट इन हिज पोएटिक्स, उन्होंने अपनी पोएटिक्स में लिखा था, टू बी ए मास्टर ऑफ मेटाफर इज द ग्रेटेस्ट थिंग बाय फार, इट इज़ द वन ऑफ थिंग दैट कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम अदर्स एंड इट इज़ ऑल्सो ए साइन ऑफ जीनियस। मेटाफर का मास्टर होना बहुत ही बड़ी चीज़ है, ग्रेटेस्ट थिंग है, और ये दूसरों से नहीं सीखा जा सकता, और यही एक साइन है जीनियस होने के लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सिडनीज एन एपोलॉजी ऑफ पोएट्री इज ए रिप्लाई टू। सिडनी का जो एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री वर्क था वो किस वर्क के रिप्लाई में लिखा गया था फ्रेंड्स? 4 एजेस ऑफ पोएट्री, द स्कूल ऑफ एब्यूज, ए मॉडल, प्रपोजल एंड यूफियस। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द स्कूल ऑफ एब्यूज। सिडनीज एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री इज ए रिप्लाई टू स्कूल ऑफ एब्यूज बाय स्टीफन गॉसन। स्टीफन गॉसन के द्वारा लिखा गया जो वर्क था द स्कूल ऑफ एब्यूज, उसके रिप्लाई में इन्होंने ये लिखा था एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। और ये वर्क जो लिखा गया था स्टीफन गॉसन के द्वारा, ये 1579 में लिखा गया था और पब्लिश किया गया था 1595 में। आफ्टर हिज डेथ सिडनी एडवोकेट्स ए प्लेस फॉर, सॉरी, ये जो वर्क है एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री, ये इसका डिस्क्रिप्शन है 1579 एंड 1595। आफ्टर हिज डेथ, और इनकी डेथ के बाद ये पब्लिश कराया गया था फ्रेंड्स। सिडनी एडवोकेट्स ए प्लेस ऑफ फॉर पोएट्री विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन एरिस्टोक्रेटिक स्टेट वाइल शोइंग कंसर्न फॉर बोथ लिटरेरी एंड नेशनल आइडेंटिटी। सिडनी चाहते थे कि पोएट्री की जो एक वो होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए एरिस्टोक्रेटिक स्टेट में, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और लिटरेचर में भी और नेशनल आइडेंटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। Sydney responded in apology to an emerging antipathy to poetry as expressed in Stephen Gosson's The School of Abuse. स्टीफन गॉसन के द्वारा द स्कूल ऑफ एब्यूज़ में पोएट्री के लिए जो एंटीपैथी दिखाई गई थी, जो घृणा दिखाई गई थी, तो सिडनी ने उसी को रिप्लाई किया था और कहा था कि पोएट्री का एक स्पेशल प्लेस होना चाहिए, और जिसे कि हम उसे एक बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान दे सकें। नेक्स्ट है मॉर्टे द ऑर्थर इज प्रोज रोमांस बाय। मॉर्टे द ऑर्थर के राइटर कौन थे फ्रेंड्स? अल्फ्रेड टेनिसन, जॉन ड्राइडन, जॉन लिलियट, थॉमस मैलोरी। ऑप्शन डी इज राइट, ले मॉर्टे द ऑर्थर, ओरिजिनली स्पेल्ड ले मॉर्टे द ऑर्थर, अनग्रामेटिकल मिडिल फ्रेंच फॉर द डेथ ऑफ ऑर्थर। इसका मीनिंग है द डेथ ऑफ ऑर्थर इज ए 15th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश प्रोज रीवर्किंग बाय थॉमस मैलोरी। थॉमस मैलोरी ने इस वर्क को लिखा था फ्रेंड्स, एंड टेल्स अबाउट द लेजेंडरी किंग ऑर्थर। किंग ऑर्थर की जो टेल्स थी वो इसमें इंक्लूड की गई थी फ्रेंड्स। किंग ऑर्थर एंड ग्विनेवर्स, लैंसलॉट, मर्लिन एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल अलॉन्ग विद देयर रेस्पेक्टिव फोकलोर। और उनके आसपास उनके जो नाइट्स थे और किंग ऑर्थर थे, उनके जो नाइट्स थे राउंड टेबल पर जो उनके साथ थे, उन सब के बारे में ये टेल्स लिखी गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी वाज मेड बाय। होमर के जो एपिक हैं इलियड एंड ओडिसी, उनको किसने सबसे पहले इंग्लिश में कंप्लीटली ट्रांसलेट किया था? रॉबर्ट हेनरिसन, जॉर्ज चैपमैन, जॉन ऑजेबली, अलेक्जेंडर पॉप। फ्रेंड्स, 200 से ज़्यादा ट्रांसलेशन इनकी हुई है, लेकिन सबसे पहले और कंप्लीटली किसने किया था? जॉर्ज चैपमैन ने। द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी वाज मेड बाय जॉर्ज चैपमैन। Translators and scholars have translated the main works attributed to Homer, the Iliad and Odyssey, from the Homeric Greek into English since 16th and 17th century. 16th और 17th century के बहुत सारे जो राइटर्स थे उन्होंने इनको ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेशन आर ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली बाय डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन विद फर्स्ट लाइन प्रोवाइडेड टू इलस्ट्रेट द स्टाइल ऑफ ट्रांसलेशन। सभी को क्रोनोलॉजिकली लिखा गया है कि किसने किस टाइम पर इसको ट्रांसलेट किया था फ्रेंड्स। यूटोपिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन दिस ईयर। यूटोपिया सबसे पहले किस ईयर में पब्लिश की गई थी फ्रेंड्स? सर थॉमस मोर। आंसर इज ए
सर थॉमस मोर के द्वारा ये लिखी गई थी फ्रेंड्स। एंड कंप्लीटेड यूटोपिया इन 1516 में इन्होंने इसको कंप्लीट किया था। हिज ओरिजिनल वर्क वाज रिटन इन लैटिन, इन्होंने इसको लैटिन में लिखा था। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय राल्फ रॉबिन्सन एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन 1551। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो राल्फ रॉबिन्सन ने किया था कंप्लीटली, जो कि 1551 में पब्लिश कराया गया था फ्रेंड्स। एंड दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ रॉबिन्सन्स वर्जन प्रिंटेड इन 1597, और इसका थर्ड वर्जन 1597 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। A New Way to Pay All Debts in is an English Renaissance play by A New Way to Pay All Debts, ये इंग्लिश रेनेसां का प्ले है। ये किसने लिखा था? मार्स्टन, टॉर्नियर, डेकर एंड मैसिग्नर। ए न्यू वे टू पे ऑल डेब्ट्स इज़ एन इंग्लिश रेनेसां ड्रामा बाय फिलिप मैसिग्नर, और ये जो वर्क है ये फिलिप मैसिंगर द्वारा लिखा गया था। इट्स सेंट्रल कैरेक्टर सर गिल्स ओवर रीच बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विलेंस ऑन इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टेजेस थ्रू 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के जो बहुत सारे विलन्स थे उनमें फेमस विलन थे सर गिल्स, जो कि ए न्यू वे ऑफ द ओल्ड डेब्ट्स के विलन थे फ्रेंड्स। एंड ये जो वर्क है ये कंपोज किया गया था 1625 में और पब्लिश किया गया था 1633 में। एमोरेटी कंटेंट्स सोनेट, एमोरेटी जो सोनेट्स का वर्क का एक कंपोजिशन है, ये कितने सोनेट्स इसमें हैं ये पूछा गया है। 66, 74, 78 एंड 89। एमोरेटी मीनिंग लिटिल लव पोएम्स, इसका मीनिंग होता है लिटिल लव पोएम्स। इज ए सीक्वेंस ऑफ 89 सोनेट्स, ये 89 सोनेट्स का सीक्वेंस है फ्रेंड। रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इन 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था। ट्रेडिशन ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट्स का ट्रेडिशन इन्होंने फॉलो किया है। ए पॉपुलर फॉर्म फॉर पोएट्स द रेनेसां पीरियड। द सोनेट साइकिल डिस्क्राइब हिज कोर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयले, और इनके जो सोनेट के साइकिल्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कोर्टशिप को, उनकी लव रिलेशनशिप को और उनके मैरिज को टू एलिजाबेथन बॉयले, एलिजाबेथ बॉयले के साथ जो उनकी मैरिज हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और ये पब्लिश हुआ था 1595 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सेट करना है फ्रेंड्स। द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, रिफॉर्मेशन बिल, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो देखते हैं, सबसे पहला है रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड जो कि 1660 में हुआ था। सेकंड है फ्रेंच रिवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था। एंड थर्ड है द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स जो कि 1798 में हुआ था। एंड रिफॉर्मेशन बिल जो कि 1832 में आया था फ्रेंड। सो ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड टुक प्लेस इन 1660 व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, जब वो यूरोप से वापस आए थे 1660 में, तब रेस्टोरेशन हुआ था फ्रेंड्स। And lyrical ballads, a collection of 23 poems, 19 poems composed by William Wordsworth and 4 poems by S.T. Coleridge. lyrical ballads जो था वो 23 पोएम का एक कलेक्शन था, जिसमें 19 पोएम जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी और 4 पोएम जो थी वो S.T. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी, और जो कि पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स 1798 में। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। टोटल्स मिसलेनी जो थी, जो वर्क था वो कब पब्लिश किया गया था? 1552, 1557, 1560 एंड 1564। B. Songs and Sonnets, usually called Tottel's Miscellany, was first printed anthology of English poetry. Tottel's Miscellany was first published by Richard Tottel in 1557. तो Tottel's Miscellany पब्लिश किया गया था फ्रेंड्स 1557 में, जो कि Songs and Sonnets का एक कलेक्शन था। Who was the first king to be declared the king of Great Britain? कौन सा किंग ऐसा था जिसको डिक्लेयर किया गया था किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड, Henry VII and Henry VIII. Athelstan was the king of Wessex and the first king of all England. And James VI of Scotland also became James I of England in 1603. Upon accession of the English throne, he styled himself king of Great Britain and was so proclaimed. वैसे तो एथेल्स्टन जो था किंग ऑफ वेसेक्स, द फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड, फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड ये था एथेल्स्टन, लेकिन जो जेम्स फर्स्ट था इंग्लैंड के जो राजा थे वो 1605 में बने थे। उन्होंने अपने आप को स्टाइल किया था, अपने आप को ही बोला था किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड वाज सो प्रोक्लेम्ड, और इन्होंने ही बोला था, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर एथेल्स्टन ऑप्शन होता तो ये सही हो जाता, इनके बाद किसी ने अगर बोला था तो वो इन्होंने बोला था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, वैसे ऑप्शन यही सही होगा। फर्स्ट किंग तो यही थे जिनको यहाँ पर किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन माना गया था, लेकिन ये ऑप्शन इसमें नहीं है, इनके बाद जिसने माना था उसको यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स। आप ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत हो गया है।
Which playwright gives an honest picture of the underworld in London in The Honest Whore Part 2? The Honest Whore Part 2 में किस playwright ने एक underworld की एक अच्छी पिक्चर रियल पिक्चर शो की थी फ्रेंड्स? जॉन मार्स्टन, थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन एंड फिलिप मैसिंगर. तो ऑप्शन बी इज राइट, थॉमस डेकर. द ऑनेस्ट होर इज एन अर्ली जेकोबियन सिटी कॉमेडी रिटन इन 2 पार्ट्स. ये जो वर्क था ये 2 पार्ट में लिखा गया था फ्रेंड. पार्ट फर्स्ट इज ए कोलेबोरेशन बिटवीन थॉमस डेकर एंड थॉमस मिडल्टन. पार्ट फर्स्ट जो था वो थॉमस डेकर और थॉमस मिडल्टन के द्वारा मिलकर लिखा गया था, वाइल पार्ट 2 इज द वर्क ऑफ थॉमस डेकर अलोन. पार्ट 2 जो था वो केवल थॉमस डेकर का था. तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा. अगर पार्ट 1 के बारे में पूछा जाता तो सी और बी दोनों सही हो जाते. पार्ट 2 वॉज द मोस्ट likely written in 1605 or 1606 and was entered into the Stationers Register 29 April 1608. Part 2 was not published however till 1630. ये लिखा तो गया था 1605 और 1606 में, लेकिन 1630 तक ये पब्लिश नहीं कराया गया था फ्रेंड्स. और इन ए क्वार्टो प्रिंटेड बाय एलिजाबेथ एल्डे फॉर द बुक सेलर नेथेलियन बर्टन. ये 1630 में एक क्वार्टो में पब्लिश कराया गया था फ्रेंड्स. द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज इज रिटन बाय. इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसने लिखा था फ्रेंड्स? झुंपा लाहिरी, चित्रा बी, देवपुरनी, टैगोर और अंबेडकर. इंडियन राइटर्स यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स. द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज इज अ बुक कलेक्शन ऑफ 9 शॉर्ट स्टोरीज बाय अमेरिकन ऑथर ऑफ इंडियन ऑरिजिन झुंपा लाहिरी, पब्लिश्ड इन 1999. 1999 में ये पब्लिश कराया गया था. कलेक्शन ऑफ 9 शॉर्ट स्टोरीज. 9 शॉर्ट स्टोरीज का ये कलेक्शन था और झुंपा लाहिरी के द्वारा पब्लिश कराया गया था फ्रेंड्स. नेक्स्ट है अनीता देसाई वेयर शैल वी गो दिस समर हैज़ बीन कंपेयर टू वर्जीनिया वुल्फ. अनीता देसाई का जो वर्क है वेयर शैल वी गो दिस समर, इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? वर्जीनिया वुल्फ के किस वर्क के साथ कंपेयर किया गया है फ्रेंड्स? टू द लाइट हाउस, द वोयागे आउट, द वेव्स, नाइट एंड द डे. तो यहाँ पर टू द लाइट हाउस के साथ कंपेयर किया गया है क्योंकि इसमें भी एक समर वेकेशन प्लान करते हैं, उसमें जो फैमिली होती है, और ये भी एक जो समर वेकेशन है वो प्लान करते हैं फ्रेंड्स. टू द लाइट हाउस नोवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ पब्लिश्ड इन 1927 और ये 1927 में पब्लिश हुआ था टू द लाइट हाउस, जिसके साथ इनके वर्क को कंपेयर किया जाता है. द वर्क इज़ वन ऑफ हर मोस्ट सक्सेसफुल एंड एक्सेसिबल एक्सपेरिमेंट इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल. वर्जीनिया वुल्फ को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, और ये वर्क भी इनका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल में ही लिखा गया है. द 3 सेक्शन ऑफ द बुक टेक प्लेस बिटवीन 1910 एंड 1920 एंड रिवॉल्व अराउंड वेरियस मेंबर्स ऑफ रामसे फैमिली. इस वर्क में जो फैमिली थी उसका नाम था रामसे फैमिली. ड्यूरिंग विजिट टू देयर समर रेजिडेंस ऑन आइसले ऑफ स्की इन स्कॉटलैंड. उनकी जो स्कॉटलैंड की विजिट थी उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है फ्रेंड्स, और इसी को कंपेयर किया गया है अनीता देसाई के जो वर्क हैं वेयर शैल वी गो टू दिस समर. नेक्स्ट है हु इज़ द नरेटर हियर इन रश्दीज नोवेल मिडनाइट्स चिल्ड्रन. मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो वर्क था सलमान रश्दी का, उसमें जो नरेटर था वो कौन था फ्रेंड्स? सलीम सिनाई, नटराज, रियाला बाबू, अख्तर साहिब. मिडनाइट चिल्ड्रन इज़ ए नोवेल बाय सलमान रश्दी. इट पोर्ट्रेज इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंस. जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब तक कॉलोनाइजेशन में था, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन में था, तब तक के समय का, और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बारे में, ये इसके बाद का पार्टीशन के बाद का जो वर्क है इनका, इसमें एक्सप्लेन किया गया है उसके बारे में. partition in India, and it is considered an example of post-colonial, post-modern and magical realist literature. इसको post-colonial और post-modern literature, magical realist literature माना जाता है फ्रेंड्स. The story is told by its chief protagonist. इसका जो chief protagonist है उसके द्वारा ये स्टोरी सुनाई जाती है. मीन्स जो नरेटर है वो है सलीम सिनाई. इज सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स, और यहाँ पर एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है फ्रेंड्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1973. पैट्रिक वाइट, A.B. फेसी, मॉरिस वेस्ट एंड डेविड मेलोफ. तो 1973 में लिटरेचर के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था फ्रेंड्स, वो दिया गया था पैट्रिक वाइट को फॉर एन एपिक एंड साइकोलॉजिकल नैरेटिव आर्ट. एक एपिक और साइकोलॉजिकल नैरेटिव आर्ट के लिए विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू कॉन्टिनेंट इनटू लिटरेचर, जिसने कि लिटरेचर में एक नए कॉन्टिनेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया था उनके वर्क के बाद. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लिए हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इजीली एक्सप्लेन हो गए. तो जिसमें हम जितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स. सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में. बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल.